तो शशांक जी, जैसे ये सारे जो चीज़ें हैं, ये क्या आपको प्लेट में सजा के मिला गया था, या ये जो कस्टमर्स आपने बनाए, ये जो आपने ब्रांड बनाया, ये आपने खुद किया है? क्लैशेस तो आज तक होते हैं, अच्छा। बट क्लैशेस को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन, वो है कम्युनिकेशन। आपने पूरा ये अपना बताया कि जैसे आटा, मैदा, सूजी, ये सब बनते तो एक गेहूं से ही होंगे, राइट? तो बिल्कुल। इसका पूरा प्रोसेस बताइए ना, कैसे इसको करते हैं, क्या पहले? ये जो हम कर रहे हैं मैदा, वो कर रहे हैं हम आयरन ग्राइंडिंग, ओके। और जो चक्की आटा हम करते हैं वो होता है स्टोन ग्राइंडिंग। करेक्ट। शशांक से कोई अगर आपका, जैसे आपने बताया कि आपके 7 to 8 फ्लावर मिल्स हैं, कोई भी अगर बंदा चाहे तो क्या आपके फैक्ट्री विजिट कर सकता है? एनी टाइम 24/7 into 365। हमारा एक फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अराउंड 30 लाख रुपीज। नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी को हमारे शो में, जिसका नाम है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो, पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है शशांक मुरारका, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने अपनी बिजनेस लाइफ बहुत ही यंग एज में चालू कर दी थी। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और एक बेहतरीन इंसान भी। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वो मेरे एक काफ़ी अजीज मित्र भी हैं। तो आइए आप सभी को मिलाता हूँ मेरे फ्रेंड और आज के हमारे गेस्ट मिस्टर शशांक मुरारका से। सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बढ़िया, बताइए। तो शशांक जी, जैसे कि मैंने आपके बारे में कुछ बता दिया लोगों को, आप भी थोड़ा अपने बारे में अपने व्यूअर्स को बता दें, जिससे कि वो जान पाए कि वो किसकी बातें सुन रहे हैं। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा नाम शशांक मुरारका है, और मैं आटा, मैदा, सूजी के बिज़नेस में हूँ, जो कि बहुत आम बिज़नेस है। बट इस बिज़नेस में बहुत सारी छोटी-छोटी नुएंसेस होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो बस यही करते आया हूँ, मेरे पिताजी ने भी यही किया और मेरे दादाजी ने भी यही किया। तो इट्स कम्स इन द फैमिली। सो बेसिकली आज के पॉडकास्ट में जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको पूरे इस आटा फ्लावर बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा मिलने वाली है, राइट? पूरी क्यों, सारी मिलेगी। सारी। तो सर, आते हैं, स्टार्ट करते हैं शशांक जी। और आज का जो मेरा पहला सवाल है, ये काफ़ी ही मतलब मेरे दिल से बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं आपको क्लोजली जानता भी हूँ। तो आपके ग्रैंडफादर ने 1973 में शुरुआत की और आप थर्ड जनरेशन हो। ऑनेस्टली बताइए, आपके लिए लेगेसी ने एम्पावरमेंट दिया, या आपको प्रेशर ने आपको ज़्यादा एम्पावरमेंट दिया इस बिजनेस में आने के लिए? देखिए, प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी कोई प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। उन्होंने कहा तुम्हें जो मन है वो करो, बट देश हित और समाज हित में करो। अच्छा। तो जब मैंने बिजनेसेस देखे हैं तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने ही बिजनेस को समझूं पहले। तो मैंने देखा कि बिजनेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। अब ये दो चीज़ मुझे अपने ही बिजनेस में मिल गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही बिजनेस को एक्सप्लोर करूं, और बस मन लग गया यहाँ। ओह! सो आपने जैसे बताया प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के बारे में, तो इस बिज़नेस में किस तरीके से आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बाकी सारे बिज़नेस से ये बेटर था? देखिए, सबसे बड़ा बात होता है एक फुटहोल्ड। हुँ, मैं कोई भी बिजनेस करने जाता, मुझे 3 से 4 साल लग जाता फुटहोल्ड बनाने में। करेक्ट। मैं ऑलरेडी वहाँ जमा हुआ हूँ, मेरे बिजनेस जमा हुआ है, तो मैं क्यों ना अपने ही बिजनेस को आगे लेके जाऊँ। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि यही काम करते हैं भाई। एंड आई बिलीव कि आपको वो करने में, आपको जो पाथ मिला होगा आपके ग्रैंडफ़ादर और आपके फ़ादर का, उसको फ़ॉलो करने में आप, मेहनत तो आपका खुद का है, बट आपको एक पूरा फुल पाथ मिल गया था जिसको आप फ़ॉलो बिल्कुल, कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत टफ होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करना। हुँ, हुँ। और जब मुझे एक स्टार्ट मिला, तो मेरे लिए एक वो एडवांटेज है, तो उस एडवांटेज को मैं कैसे बेस्ट यूज़ कर पाऊँ, मैंने उस हिसाब से अपना बिज़नेस को जॉइन किया और कोशिश किया कि मैं उस पे खड़ा उतर पाऊँ। करेक्ट। आज की जो मैं जनरेशन में देखता हूँ, जो जेनज़ी को देखता हूँ, उनको अपने पिताजी से कुछ अलग हट के करना रहता है, अपना खुद का कुछ बनाना रहता है। बट आपने जो बताया कि अगर आप अपने पिताजी और अपने ग्रैंडफ़ादर का बिज़नेस को भी अपना समझ के उसमें कुछ अच्छा कर सके, तो वो उसमें भी ग्रेट कर सकते हैं। करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल।
देखिए, पिताजी ने बहुत अच्छा बिजनेस हमें दिया है। और आज आप एक बात को समझो, आज कोई सैलरी पर्सन होता है, तो अगर उनके पिताजी भी सैलरी गेन कर रहे हैं, तो उनको फिर से शुरुआत करनी होती है। करेक्ट, करेक्ट। मेरे पिताजी ने एक मुकाम पे पहुंचा दिया है एक बिजनेस को, अब मैं वहां से उसको और आगे ले जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा, और कोशिश किया है मैंने कि मैं इसको और आगे लेके जाऊं। तो जैसे सर आपने बताया कि आपने अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आपके और आपके फादर के बीच में भी बहुत सारे क्लैशेस आते होंगे कि ये करना चाहिए, उनका अपना अलग थॉट होता होगा। उस चीज़ को कैसे आपने सॉल्व किया और आगे बढ़ते गए उस चीज़ को लेकर? देखिए, क्लैशेस तो आज तक होते हैं, अच्छा। बट क्लैशेस को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कम्युनिकेशन। ओके। तो कुछ भी हो पूरे दिन, हम रात में एक बार कलेक्टिवली बैठ के ज़रूर बात करते हैं कि हमने आज क्या सही किया, क्या गलत किया। तो बेसिकली जितना भी आपका बिजनेस है, कुछ भी हो, ये कम्युनिकेशन और साथ में जो चंद मिनट बैठ के जो डिस्कशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम, कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस में कुछ नहीं होता। करेक्ट। अगर आप अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को नहीं बता पाओगे कि आप उससे क्या चाहते हो, तो आप बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते। करेक्ट, करेक्ट। शशांक जी, जब आप 2014 में बिजनेस में आए, तो सबसे बड़ा क्लैश क्या था? पुराना सिस्टम या आपकी मॉडर्न थिंकिंग? देखिए, पुराने सिस्टम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये था कि पुराने सिस्टम में कागजी काम ज़्यादा था, अच्छा। जिसको मैंने थोड़ा डिजिटल करने का कोशिश किया। और आज के टाइम पे हमारा सारा काम व्हाट्सएप से हो जाता है। ओके, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स को अपना पाऊँ, वो अपनाने को कोशिश करता हूँ। मतलब सबसे बड़ा चीज़ आपने बताया, पेपर वर्क आपने हल्का किया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आज आप देखोगे जो भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं अपने फैमिली का जो भी, तो उनको समझ ही नहीं आता कि हम कौन सा पार्ट को देखें। वो सब कुछ देखने लग जाते हैं और लास्ट में हार मान जाते हैं। तो नहीं, उसके हाँ। बिल्कुल ऐसा था कि देखिए, ऐसा है, मैं रोज़ सुबह जब मैंने जॉइन किया तो मैं देखता था कि पापा सुबह-सुबह 7 बजे 8 बजे लग जाते थे। आज कहाँ क्या प्रोडक्शन हुआ, कहाँ क्या माल बिका। तो मैंने देखा ये सिस्टम गलत है, कि व्हाई ही इज़ कॉलिंग ईच मेल ओके। व्हेन ये सारी रिपोर्ट्स उनको व्हाट्सएप पे मिल सकती हैं। तो मैंने उसमें थोड़ा चेंज लाया। मैंने सारा काम अपना व्हाट्सएप पे किया, एक्सेल शीट्स को इंक्लूड किया, और वो काम बहुत ईज़ी हो गया। आज पापा को खुद आराम लगता है कि इनको किसी से फ़ोन नहीं करना पड़ता, और सब काम व्हाट्सएप के थ्रू हो जाता है। आपको लगता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है, सिंस आप लोग अपने फैमिली में भी इतने सुलझे हुए हैं और आप लोग साथ में मिलके काम करते हैं, यही चीज आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में भी आपको एम्प्लॉयज लोग को साथ रख के उनको ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प हुआ होगा मेरे ख्याल से। देखिए, हमारे बिज़नेस में सबसे बड़ा मेन चीज़ ये है कि हमने ऑलरेडी सबका शेयर्स डिवाइड कर दिया। अच्छा। हमारा इक्विटी डिवाइडेड है। ओके। अगर ताऊ जी का कोई शेयर है तो उनका अलग है, मेरे भाई का कोई शेयर है तो वो अलग है, मेरा कोई शेयर है तो वो अलग है। तो इसलिए कोई कन्फ्लिक्ट का तो सवाल ही नहीं आता है। और क्योंकि हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास 6-7 लोकेशंस हैं, तो हम उन पर क्या है कि अलग-अलग काम कर सकते हैं। और जैसे मैं हर फैक्ट्री इन मिन टाइम वहाँ विज़िट करते रहता हूँ। ओके, ओके। जैसे मैं बहुत सारे अभी एंटरप्रेन्योर्स से मिला, उनका टर्नओवर जब हम लोग डिस्कस करते थे तो वो बोलते थे प्लीज कैमरा के सामने मत बोलिए। बट जब आपका बारी आया तो मैंने पूछा कि आपका टर्नओवर क्या कैमरा के सामने बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा आराम से। इसका मतलब कि आपका पूरा बुक्स भी क्लियर है और आप जो भी बिजनेस करते हैं वो एज पर द गवर्नमेंट लॉज एंड उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है, राइट? देखिए, हमारा बिज़नेस में मार्जिन इतना कम है अच्छा। कि हम छुपा के भी क्या करें। हमारा बिज़नेस है 1% 0.5% का, ओके। तो हम क्यों छुपाएँ? हमने जो जो सच्चाई है वो सामने रखी है। और हमारे बिज़नेस का जो मोस्ट पार्ट ऑफ बिज़नेस है उसमें जीएसटी भी नहीं है। इट्स टैक्स फ्री। ओके। आटा, मैदा, सूजी के बल्क टैक्स पे कोई टैक्स नहीं है। जितने भी पैकेट
26 किलो के नीचे आते हैं हम्म। उन पे ही 5% जीएसटी लगता है, वरना कोई जीएसटी नहीं। ओके ओके। तो सर जैसे आपने पूरा ये अपना बताया कि जैसे आटा, मैदा, सूजी, ये सब बनते तो एक गेहूं से ही होंगे, राइट? तो बिल्कुल। इसका पूरा प्रोसेस बताइए ना, कैसे इसको करते हैं, क्या पहले कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? देखिए, मैं शुरू से चालू करूंगा। हम्म। गेहूं का जनरली हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है वो होता है अप्रैल में, ओके। एंड ऑफ मार्च अप्रैल, मतलब आ ही गया। बस आने ही वाला है। ओके। तो हम लोग उस समय फार्मर्स से ज़्यादा गेहूं खरीदने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक करने में हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं का फॉलो करना पड़ता है, जैसे गोडाउन रेंट, हम्म। गोडाउन को साफ सफाई, गोडाउन का करेक्ट। हाइजीन, गोडाउन में दवाई क्या पड़नी है, गोडाउन का मेंटेनेंस। अब पूरा माल तो खुद के कैश से खरीद नहीं सकता, करेक्ट। तो मुझे बैंक से फाइनेंस भी लेना होता है, तो हमें फाइनेंस की भी प्लानिंग करनी होती है। तो हम अप्रैल शुरुआत में बैंक, गोडाउन ओनर्स सबसे मिलकर एक सिस्टम बनाकर उसको स्टॉक करते हैं। फिर वो स्टॉक हमारे मिल में आता है। ठीक है। फिर उस स्टॉक को जब मिल में हम ले लेते हैं, तो मिल में लेने के बाद वो 3 स्टेजेस ऑफ क्लीनिंग से जाता है, ओके। जिसमें पहला स्टेजेस ऑफ क्लीनिंग होता है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में हम हवा के मदद से उसको साफ करते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ क्लीनिंग में हम उसको ग्रेविटी के यूज से ओके। उसको साफ करते हैं, जिसमें जितने भी भारी आइटम्स होते हैं गेहूं के, जैसे कंकर, स्टोन्स, ओके। बालू, ओके। डंठल, ये सब बाहर हो जाता है। थर्ड स्टेज ऑफ क्लीनिंग में हम वाटर यूज करते हैं। वाटर में गेहूं को सोक करते हैं। हम्म। सोक करने के बाद उसको ग्राइंड करते हैं आफ्टर 36 आवर्स। ओके। ये 36 आवर्स गेहूं को वाटर में सोक किया जाता है, ठीक है। ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। गेहूं आपने कभी भी देखा होगा तो थोड़ा हार्ड होता हार्ड है, रहता है, राइट? तो वो हार्ड गेहूं को पीसेंगे तो हमारा बिजली का खपत बढ़ेगा, प्लस हमें लॉस होगा। कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। तो मॉइस्चर लगने के बाद हम गेहूं को ग्राइंडिंग में डाल देते हैं। ग्राइंडिंग में जाने के बाद उसकी 7 स्टेजेस ऑफ ग्राइंडिंग होती है, जिसमें वो 7 बार गेहूं पिसता है। ओके। छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। उसके ऊपर हम सीविंग का प्रोसेस रहता है, जिसमें हम जो पीस रहे हैं उसको छानते हैं। ठीक है। छानने से क्या होता है कि जो उसका माइन्यूट सबसे फाइन पार्टिकल होता है उसको हम लोग मैदा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रिफाइंड फ्लोर भी बोला जाता है। ओके। उस रिफाइंड फ्लोर को हम रिफाइन करने के बाद पैकिंग में ले जाते हैं। पैकिंग में ले जाने से पहले उसकी क्वालिटी चेक्स होती हैं कि मॉइस्चर क्या है, HLW क्या है, उसका कलर क्या है, ओके। उसका सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या है। ये सारा जब पास हो जाता है तो हम उसे प्रोडक्शन में डाल देते हैं। प्रोडक्शन में डालने से पहले एक हम उसका मैग्नेट टेस्ट प्लस उसका सीविंग टेस्ट भी करते हैं कि कहीं कोई गलती से कोई अदर पार्टिकल तो नहीं रह गया मैदे में। ओके। उसके बाद ही हम मैदे को पैक करते हैं। मैदा या आटा, सेम प्रोसेस है। सो मतलब जो आपने बताया कि पहला जो लेयर है वो मैदा का निकलता है, फिर उसके बाद उसी गेहूं में से ही आटा भी निकल रहा है, उसी गेहूं में से सूजी भी निकल रहा है? नहीं, अच्छा। ओके। मैदा, सूजी और ब्रैन, ओके। जिसको हम चोकर भी बोलते हैं, जो लोग गाय भैंस को खिलाते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो एक प्रोसेस है। ठीक है। और चक्की आटा जो आप बोल रहे हो, हाँ। आटा, वो दूसरा प्रोसेस है। ओके। वो चक्की मिल्स होता है, जो कि ये जो हम कर रहे हैं मैदा, वो कर रहे हैं हम आयरन ग्राइंडिंग। ओके। और ओके। जो चक्की आटा हम करते हैं वो होता है स्टोन ग्राइंडिंग। करेक्ट करेक्ट। स्टोन ग्राइंडिंग इज बेसिकली 2 स्टोन्स के बीच में जब चक्की पिसता है तो उसको हम कहते हैं स्टोन ग्राइंडिंग। और जब हम वो आयरन में पीस के वही आटा बनाना चाहते हैं तो वो अरोमा नहीं आता है। इसलिए आप नोटिस करना, जब आप घर में मैदा खाओ उसको स्मेल करना, और जब आप घर में आटा खाओ उसको स्मेल करना। अच्छा। आटा में एक अरोमा होता है,
ओके। वो अरोमा तभी आएगा जब आप उसको स्टोन से पीसो। सो ये जितने भी प्रोसेस आपने बताई इसका सब आपके ही फैक्ट्री में सारे प्रोसेस होते हैं, पैकेजिंग भी आप ही कराते हैं। तो शशांक जी, आप जैसे कि पूरा आपका पूरा फैक्ट्री है फ्लावर का, तो आपने कभी इसको ब्रांड बनाने का या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप देने का कुछ आपने प्लान किया है अपना ब्रांड को लेके कभी कुछ आगे? बिल्कुल, हम कर ही रहे हैं। हमने अभी मौर्या गोल्ड के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया है इन 2018, ओके। और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, और पूरे बिहार में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट रिलायंस स्टोर्स, आप जो जानते हो, स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार, रिलायंस। हम पूरे ईस्ट इंडिया में अवेलेबल हैं अभी, हर स्टोर में। ओके। तो मतलब कोई भी अगर जनरल पब्लिक जाएंगे उनको आप स्टोर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मौर्या गोल्ड का आटा मिल हर जाएगा? रिलायंस स्टोर में उसको आपको मेरा ब्रांड मिल जाएगा। ओके। और डिस्ट्रीब्यूटर मैं खोज रहा हूँ डेफिनेटली, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमने एक बहुत यूनिक प्रोग्राम लगाया है। अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है अपने लोकेलिटी या अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो उसे सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ओके। और उस 5 लाख रुपए पे भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा 1% पर मंथ, पर मंथ? या 5,000 रुपीज पर मंथ, जो कि मैं ले रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके ओके ओके। और वो जो 5 लाख मुझे देगा, उसके अगेंस्ट में मैं 5 लाख का माल उसे भेज दूंगा ओके। एट वंस। ओके। तो ऐसा नहीं है कि उसका पैसा मेरे पास आके स्टक हो गया। उसके बदले में ये उसके एक- स्टॉक चला गया। हाँ, ये एक बेनिफिट दे रहा हूँ कि उसे ये नहीं लगे कि वो उसका माल नहीं बिक रहा तो वो फंस गया। राइट 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 वो मेरे पास आकर 5 लाख दे, राइट। मैं उसे ब्याज दे रहा हूँ, क्योंकि जनरल आज बैंक में जाओगे आप 6% साल आपको का। एफडी पे मिलता है, हाँ हाँ। मैं आपको 12% दे रहा हूँ, राइट। और प्लस एक बिजनेस और इनकम का स्रोत दे रहा हूँ ना। आप उससे 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो। करेक्ट। सो इसका इसमें क्या करना रहेगा? जैसे अब बंदे ने आपको 5 लाख रुपया दे दिया, आपने उसको सामान भेज दिया, फिर आगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा? हम उसको मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे, ओके। वो किस जगह बैठा है उसको समझेंगे, उसको एक टारगेट सेट करेंगे, उसको एक सेल्स पर्सन भी देंगे ऑन आवर कॉस्ट। ओके। जिससे कि वो वहाँ पे पूरे एरिया में अपना सेल कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल। ओके। ये ऑल ओवर इंडिया आप जो बता रहे हैं कि खाली बिहार डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, फिलहाल तो मैं ईस्ट इंडिया के लिए ये ऑफर ओपन है फिलहाल, ठीक है ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया मेरे लोकेशन से पास है, करेक्ट करेक्ट। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मैं आगे डेफिनेटली ग्रो करना ही चाहता हूं, तो जैसे अभी करूंगा। कौन कौन से स्टेट है जिसमें आप मेजरली ग्रो बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा बेल्ट, मेघालय एंड सारा चीज? एवरीथिंग, ओके। बिहार, बिहार। बंगाल एंड झारखंड। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन आपसे अगर बात करना चाहता है फ्लावर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उससे संग पूरा अपना समय देंगे और आप पूरा इस बिजनेस के बारे में उससे डेफिनेटली पूरा? मैं खुद मिलूंगा उनसे, ओके या तो वो आ जाएं ओके। या तो मेरा आदमी जाएगा उनसे तो मिलने। सर शशांक सर, कोई अगर आपका जैसे आपने बताया कि आपके 7 to 8 फ्लावर मिल्स हैं, कोई भी अगर बंदा चाहे तो वो क्या आपके फैक्ट्री विजिट कर सकता है? एनी टाइम, 24/7/365 ओके ओके। they तो can ये come to my factory. आराम It is से always open, it is never closed. नेवर क्लोज, तो वो अपना जाके आराम से मन का संतुष्टि करके भी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था करेंगे। ओके। ये तभी इंसान बोल सकता है अगर उसको पता हो कि उसके सामान में दम हो। बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पास आएगा, जो मेरा क्वालिटी, जो मेरा हाइजीन देखेगा, वो फिर दूसरा आटा लेने का सोचेगा ही नहीं। ओके। सो आप जो भी अभी कर रहे हैं ये मौर्या गोल्ड ब्रांड से ही कर रहे हैं? बिल्कुल और बिल्कुल इसी में आपने आटा, मैदा, सूजी एंड एवरी? बिल्कुल, हम ब्रांडिंग का काम भी कर रहे हैं, प्लस हम B2B बिजनेसेस भी कर रहे हैं, जिसमें हम ITC, ब्रिटानिया, अनमोल, ओके। YY। सो ये सारे आपके कस्टमर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे मेरे कस्टमर्स हैं, और आज से नहीं, पिछले 10 साल से मेरे कस्टमर्स। वेरी नाइस। तो शशांक जी, जैसे ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या आपको प्लेट में सजा के मिला गया था, या ये जो कस्टमर्स आपने बनाए, ये जो आपने ब्रांड बनाया, ये आपने खुद किया है? देखिए, प्लेट में सजाया हुआ तो मिला है, बट जब पिताजी ने काम शुरू किया तो उन्होंने कॉरपोरेट पे उतना ध्यान नहीं दिया, या आई वुड से उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, करेक्ट। क्योंकि वो जितना माल बनाते थे वो ऐसे ही बेच खपत हो लेते थे। जाता था, हाँ।
फिर जब मैंने आके बिजनेस ज्वाइन किया और मैंने एक्सपैंड किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर फैक्ट्री को 24 घंटे रनिंग रखना है तो वी हैव टू ऐड कॉर्पोरेट्स, बिकॉज कॉर्पोरेट्स आपको वॉल्यूम देते हैं। इसलिए मैंने ये सारी कंपनीज को ऐड किया और आज हमसे काम कर रहे ग्रेट। आप हमारे जैसे जितने भी एज के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशन है, क्योंकि लोग क्या है कि जनरली इसी लूप में अटक जाते हैं कि फैमिली बिजनेस, और ये आपने उसी बिजनेस को जो एक ट्रेडिशनल वे में रन कर रहा था उसको एक मॉडर्न थिंकिंग और एक मॉडर्न पूरा वे में लेके आए और आज उस बिजनेस को वहाँ से कहाँ ग्रो किया है। तो शशांक जी, काफ़ी मज़ेदार आपका स्टोरी था, और आपने जो पूरा प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को समझ के जितने भी लोग हमारे ये आज पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा कि आटा मैदा कैसे पीछा जाता है, कैसे उसके फैक्ट्री में पूरा काम होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो और जाननी है आपसे हमें। शशांक जी, लोग कहते हैं कि आटा बिजनेस एक लो मार्जिन कमोडिटी गेम है, तो आपने इसमें डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट किया? आपने भी खुद अभी कहा कि ये बहुत कम मार्जिन का गेम है, तो फिर भी इसके अंदर कैसे आपने डिफरेंशिएट क्रिएट किया और इसको एक तो अमेजिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया? हैं। देखिए, जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया तो जनरली मैंने देखा कि मेरा जो बिजनेस चल रहा था वो जनरली B2B और ट्रेडर्स, होलसेलर्स, इनको माल बिक रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कस्टमर्स डायरेक्टली पकड़े। करेक्ट। तो मैं B2C में गया और मैंने तभी मौर्या गोल्ड लॉन्च किया, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड है। उसको रजिस्टर करके मैं कोशिश किया कि मैं हर घर में घुसूं। आज आटा किसको नहीं लगता? आटा के बिना सर्वाइवल नहीं सर्वाइवल है। नहीं है, बेसिक नेसेसिटी है। तो आटा के थ्रू मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर घर में घुसूं, और जब मैं हर घर में डायरेक्टली घुसूंगा तो मेरी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। तो ये जो कहते हैं कि कोई भी बिजनेस को एक टाइम देना चाहिए, 3 साल 5 साल टू ग्रो, क्या ये बात सही है कि खाली मिथ है कि बिजनेस पहला दिन से पैसा देता है? ये क्या है, सच बात है या मिथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल मिथ है अगर कोई बोलता है कि पहला दिन से बिजनेस पैसा ओके। देता है। ओके। बिजनेस को टाइम लगता है। आज मेरा ब्रांड जब मैं पहला बार लॉन्च किया था, मैं एक पैकेट भी नहीं बेच पा रहा था। आज मैं महीने का 1000 टन बेच ले रहा हूँ। करेक्ट। तो वो लगातार कोशिश करते गया, प्रयास करते गया, बहुत सारे गेट खटखटाए, तब जाके मैं आज 1000 टन भी बेच पा रहा हूँ। करेक्ट। 1000 टन बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बिजनेस के लिए बहुत कम है, मगर 1000 टन बेचने के लिए भी बहुत मेहनत की है हमने। शशांक जी, आने वाले 5 साल में आप अपने मौर्या गोल्ड को कहाँ देखते हैं? देखिए, ईस्ट इंडिया में मैं इसको सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहता हूँ, नो डाउट, ओके। और पूरा मैं कर ईस्ट इंडिया लूँगा और मैं करूँगा, आने वाले 5 साल में? बिल्कुल। बहुत शानदार आपका कॉन्फिडेंस है, मुझे लग रहा है कि जरूर पूरा होगा सर। सर, आपने ये बुलेर जैसे एडवांस प्लांट भी लगाए। आरओए के पर्सपेक्टिव से क्या टेक्नोलॉजी एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ाती है या सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाती है? देखिए, ब्यूलर एक ऐसा कंपनी है ना जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है अपने R&D और टेक्नोलॉजीज में। ओके। ओके। तो ये बात मुझे पता थी, ओके। तो मैंने अपने डैड को कन्विंस किया कि आप इस टेक्नोलॉजी में जाओ, आगे जाके अपने को ये बहुत बेनिफिट होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्लांट ब्रेकडाउन्स बहुत कम है, ओके। और हमारा एनर्जी एफिशिएंसी बहुत हाई है। मतलब अगर कोई 50 लाख के बिजली बिल में 500 टन माल बना रहा है, तो हम 50 लाख के बिल में 600 टन माल बना रहे हैं। ओके। तो एनर्जी एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, जो कि ब्यूलर देता है। अगर आप ब्यूलर जैसे और भी मार्केट में बहुत सारे मशीन प्रोवाइडिंग कंपनीज होंगे, तो इनके टक्कर में और कौन सा कंपनी है जो आपको लगता है कि थोड़ा देखिए, एफिशिएंसी बेटर है? ऑनेस्टली पूछोगे तो ब्यूलर के टक्कर में फिलहाल तो कोई नहीं है, ओके। बट लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग, और आईमास है, देयर इज इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, जैसे बंसल, उसके बाद
चाइना की कंपनी है एक पिंगल, वो भी है। ओके। बट ब्यूलर अपने इस- R&D में बहुत ज़्यादा डेवलप ऑलरेडी है। तो सर जैसे अगर किसी को अपना एक फ्लावर मिल लगाना है और वो ब्यूलर का मशीनरी लगाना चाहता है, तो क्या कॉस्ट पड़ेगा पूरा एक फ्लावर मिल सेटअप करने में? और ब्यूलर की जगह अगर वो कोई इंडियन ब्रांड या जो आपने बताया कि अपकमिंग गुड ब्रांड है उसका मशीनरी लगाता है, तो क्या कॉस्ट डिफरेंशिएट आएगा उसके बीच में? सर डबल का फर्क पड़ता है। ओके। आज के दिन में अगर आप 150 टन का ब्यूलर प्लांट लगाने जाओ हम्म। तो 20 करोड़ से कम में नहीं लगता। मगर वही आप कोई इंडियन प्लांट लगा लो तो 10 करोड़ में भी लग जाएगा, सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी। बट फर्क यहाँ है लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी का। ओके। आज इलेक्ट्रिसिटी का आज बिल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे हमारे बिजनेस में हमारा एक फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अराउंड 30 लाख रुपीज। ओके। सो इफ आई एम सेविंग 3 लाख रुपीज पर मंथ, इट्स अ बिग अमाउंट ओवरऑल। या साल का 30 लाख रुपया 36 लाख रुपया बचा रहा हूँ, तो बहुत हुआ ना। हाँ, तो मतलब इसका डिफरेंशिएट भी समझना और अपने फादर या अपने बड़ों को समझाना कि इसका ये डिफरेंशिएट आएगा इसलिए ये महंगा है। आपको उस समय इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम, और क्योंकि आज किसी को भी आप समझाने जाओगे कोई चीज़ अगर 10 रुपये का है और आप 20 रुपये का चीज़ लगाने चाह रहे हो, तो आपको उसके बारे में बहुत सारा डिफरेंस समझाना पड़ेगा सामने। और वो चीज़ पापा लोग और फादर फिगर लोग समझते नहीं समझते, उसको कैसे आपने क्रैक किया? देखिए इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। अच्छा। मेरे फादर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। ओके। तो ओके। वो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्लांट्स हमेशा विजिट करना चाहते हैं, और उनको हमेशा नए टेक्निक से बहुत प्रेम है। ओके। जैसे उन्होंने व्हाट्सएप को अडेप्ट किया, आज वो मेल्स, ईमेल, टैली, एवरीथिंग ही कैन डू। सो उनके मॉडर्न थिंकिंग की वजह से आपका जो ये जर्नी था थोड़ा स्मूथ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने करेक्ट, करेक्ट। कभी मुझे कोई भी चीज से रोका नहीं। उन्होंने बोला अगर मॉडर्न है, फायदा दिखता है, करो। दैट्स हाउ वन शुड बी।